वीडियोज़ में क्या देखा था, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंट्रोलिंग एक्चुअली होता है क्या है। तो हमने कंट्रोलिंग को देख लिया, फिर उसका फीचर्स क्या है और उसके फीचर्स के बाद हम उसका इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को देखें। नाउ अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है। एज हम जानते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम प्लान करते हैं फ्यूचर के बारे में, हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। जैसे मेरे को 10,000 क्या है पेन बेचना है, ये हम प्लान कर रहे हैं। मंथ के स्टार्टिंग में हम बोल रहे हैं कि मंथ के एंड तक हमको 10,000 पेन बेच लेना है। तो फर्स्ट डे पे हम मंथ के फर्स्ट डे पे हम प्लान कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्लानिंग। ठीक है, 10,000 पेन बेचना है। और कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग में हम देख रहे हैं क्या वो 10,000 पेन बिका या नहीं बिका, तो इसी को तो कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो देखते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है, प्लानिंग बोलता है डिसाइड व्हाट टू डू, कि हमको करना क्या है। प्लानिंग क्या बोलता है, हमको करना क्या है। तो हमारे केस में, हमारे एग्जाम्पल में क्या था, हमें क्या करना था, हमें 10,000 पेन बेचना था। इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, गोल होता है, उनको क्या करना है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो प्लानिंग में क्या बोलता है, डिसाइड व्हाट टू डू, हमको करना क्या है। तो हमारे केस में क्या था कि हमको 10,000 पेन बेच लेना था। किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है कि भाई उसको मार्केट का नंबर 1 बनना है, मतलब लीडर बनना है मार्केट का। किसी का हो सकता है कि 10 लाख रेवेन्यू कमाना है, मतलब सेल्स करना है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकता है। ओके, तो प्लानिंग क्या बोलता है, डिसाइड व्हाट टू डू, हमको करना क्या है। बट कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में चेक वेदर इट इज़ डन। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि जो हमने प्लान किया था वो हम कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था अपने एग्जांपल में कि 10,000 पेन बेचना है इस मंथ के एंड तक। ठीक है, तो ये हो गया प्लानिंग। बट कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, क्या 10,000 पेन बिका, क्या 10,000 पेन हमारा बिका या नहीं बिका, ये होता है कंट्रोलिंग। ओके, वापस फिर आते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग क्या बोलता है, प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है। बट कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग। अब समझो, हम मंथ के, मान लो अप्रैल मंथ है, ठीक है, तो फर्स्ट डे पे हम हैं, तो इस डे पे हम खड़े हैं। इस डे पे हम क्या बोल रहे हैं अपने टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई मेरे को अगले जो मंथ है, अगला जो आने वाला मंथ है, मतलब वो 30 दिन जो आने वाला है अपना, जो भी मंथ है अप्रैल का, इस मंथ में मेरे को 10,000 पेन बेच लेना होगा। इस मंथ में मेरे को क्या 10,000 पेन बेच लेना। तो हम डे 1 पे खड़ा होकर हम बोल रहे हैं कि भाई मेरे को इस मंथ के एंड तक 10,000 पेन बेच देना होगा। तो यही बोलता है, इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। बट कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि बिका कि नहीं बिका। तो कंट्रोलिंग हम यहाँ पे आके मतलब लास्ट डे पे, मतलब 30 अप्रैल को हम चेक कर रहे हैं क्या 10,000 पेन बिका कि नहीं बिका। मतलब हम कहीं ना कहीं बैकवर्ड लुकिंग कर रहे हैं कि हाँ भाई इस मंथ में हम क्या बेच पाए या नहीं बेच पाए। तो यही बोलता है प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग, हम आगे देखते हैं कि 10,000 पेन हम बेचे या नहीं बेचे। जैसे 1 अप्रैल पे हम देख रहे हैं कि हाँ, कि हमको 10,000 पेन हमको इस अप्रैल के एंड तक बेच लेना है। और बैकवर्ड लुकिंग क्यों है कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग में तो हम चेक करते हैं ना, तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं क्या भाई हम इस मंथ में 10,000 पेन बेच पाए या नहीं बेच पाए। तो इसलिए बोलते हैं प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग क्या हो जाता है, बैकवर्ड लुकिंग हो जाता है। नो, वापस प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड, हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। एज यूजुअल हमने प्लानिंग में भी देखा था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जब पढ़ रहे थे, कि भाई हम एक स्टैंडर्ड सेट करते थे। तो अपने एग्जांपल में क्या 10,000 पेन मेरे को बेचना है, ये स्टैंडर्ड हमने सेट किया था। ठीक है, बट कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग में हमने देखा ना कि भाई वो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया वो अचीव कर भी पाए कि नहीं कर पाए, ये क्या कंट्रोलिंग में देखते हैं। तो हम उसको मेज़र करते हैं, और मेज़र करके क्या देखते हैं, अगर कोई डेविएशन है तो उसको फाइंड करते हैं। इसके बाद भी आपको पता है ना कि हम मेज़र करते हैं, उसके बाद कोई डेविएशन है उसको फाइंड करते हैं, और उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं। तो ये एक इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। अब आप बोलोगे कि भाई रिलेशन कहाँ पे, यहाँ पे तो आपने प्लानिंग के बारे में बता दिया, आपने कंट्रोलिंग के बारे में बता दिया, रिलेशनशिप क्या है। तो अब देखो कि प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एज यूजुअल, हमारे केस में वही एग्जांपल 10,000 पेन मेरे को बेचना है। तो भाई अगर हमने प्लानिंग किया, हमने स्टैंडर्ड सेट किया, तभी तो जाके हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर मेरे पास प्लान ही नहीं होता तो हम कंट्रोल क्या करते, हम चेक क्या करते। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए, कि भाई हम जो प्लान किए वो अचीव कर भी पाए कि नहीं कर पाए, वो हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। अगर हम प्लानिंग करेंगे ही नहीं तो कंट्रोलिंग होएगा ही नहीं, कंट्रोलिंग हम कर ही नहीं सकते, क्या चेक करेंगे। ओके, तो पहला ये चीज़ हुआ। दूसरा, कंट्रोलिंग के कारण क्या होता है, देखो
कंट्रोलिंग में हम चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई कि हमने प्लान अचीव कर भी पाए कि नहीं कर पाए। इन केस अगर नहीं कर पाए, कोई डेविएशन रह गया, तो अगला फ्यूचर में हम इसको ठीक करेंगे, मतलब फ्यूचर में जो प्लानिंग करेंगे उसको भी सही करेंगे। समझ रहे हो? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना, जिसमें हमने बोला था कि भाई मेरे को इस मंथ में 50,000 पेन बेचना है, बिक रहा था 8,000 7,000 पिछले मंथ में, एक मतलब हमने बोल दिया कि 50,000 पेन बेचो, मतलब अनअचीवेबल टाइप। तो भाई अगर ये चीज़ हम कर रहे हैं तो मंथ के एंड पे ऑब्वियसली अचीव नहीं होगा, ठीक है। अब मंथ के एंड पे अचीव नहीं हुआ तो हम क्या मतलब अंदाज़ा लगा पाए कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो रहा है सेल्स, ठीक, कि ये स्टैंडर्ड ही सही सेट नहीं किया। तो हमारे फ्यूचर प्लान में क्या करेगा, ये हम बदलाव करेंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं 50,000 पेन नहीं, हमें 10 से 12,000 पेन बेचना है। तो हमने पहले क्या किया है, कंट्रोलिंग करते वक्त हमको पता चला पिछले मंथ में कि नहीं स्टैंडर्ड गलत सेट हो गया था, सो डैट हमारा फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे हमारे प्लानिंग को। तो कंट्रोलिंग के कारण क्या होता है, हमारा फ्यूचर जो प्लान होता है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है कि प्लानिंग क्या करता है, सबसे पहला स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग के लिए, और कंट्रोलिंग से क्या होता है, हमारा फ्यूचर प्लान बेहतर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये बोल रहा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कॉल्ड इनसेपरेबल ट्विन्स, कि इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक साथ चलेंगे। मतलब हम पहले प्लान किए, फिर कंट्रोलिंग किए, फिर कंट्रोलिंग के बेस पे अपने प्लान को बेहतर किए, फिर प्लान किए, फिर इसको भी कंट्रोल किए, फिर नेक्स्ट ऐसे रिपीट होते हैं। तो ये इनसेपरेबल ट्विन्स है, ये एक साथ चलेंगे, ओके, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्या देखना है, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, मतलब कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्या स्टेप्स होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है कि आप भाई स्टैंडर्ड सेट करो, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आप क्या करो, स्टैंडर्ड सेट करो, मतलब बेंचमार्क यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस। मतलब सिंपल केस है, हम लोग क्या एग्जांपल लेके चल रहे थे कि भाई मंथ के एंड तक हमारे क्या 10,000 पेन बिक जाना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या था, स्टैंडर्ड था कि 10,000 पेन हम बना के इसको बेच दें। तो यही बोलता है कि भाई कंट्रोलिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अपन क्या करेंगे स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को बोल दें कि प्लान करेंगे। एज प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग में तो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और हमने देखा रिलेशनशिप में भी अभी ऊपर हमने देखा कि भाई जो प्लानिंग होता है वो क्या करता है, स्टैंडर्ड होता है कंट्रोलिंग के लिए। मतलब कंट्रोलिंग करना है तो हमको प्लानिंग करना होगा, और प्लानिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में भी, कंट्रोलिंग के स्टेप्स में भी बोले तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है, एक क्या करना है, स्टैंडर्ड सेट करना है, एक टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, 10,000 पेन मेरे को बेचना है, तो हमने सबसे पहला क्या किया, टारगेट सेट कर लिया कि हाँ भाई इस मंथ के एंड तक, अप्रैल मंथ के एंड तक मेरे को 10,000 पेन बेच देना है। तो सबसे पहला क्या हो गया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। नाउ सेकंड स्टेप क्या करता है, सबसे पहला मैं स्टैंडर्ड सेट कर लिया, सेकंड स्टेप में क्या करता है, बोलता है कि मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि एक्चुअली हमने क्या किया, एक्चुअली मंथ के एंड पे जाके देखेंगे कि एक्चुअली हमने कितना सेल किया, ठीक है। तो 10,000 पेन हमको बेचना है, ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड सेट कर लिए। सेकंड, एक्चुअली क्या 10,000 पेन सच में थोड़ी बिका होगा, हो सकता है 8,000 ही बिका हो, 9,000 या हो सकता है 11,000 बिका हो। तो ये होता है कि अब हम मेज़र करेंगे एक्चुअली हमने कितना पेन सेल किया है, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा क्या रहा है। तो ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। कंट्रोलिंग का सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम मेज़र करते हैं कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा क्या है, ठीक है, एक्चुअली हमने कितना पेन बेचा। तो मान लो हमने 9,000 पेन बेचा, तो ये क्या होगा, हमारा एक्चुअल सेकंड स्टेप हो जाता है कि एक्चुअल हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हम मेज़र करते हैं ना, इसके कई सारे मेथड्स हैं। क्या है, मेथड्स है। तो जब सबसे पहला देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो भाई ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि देखो, जो जहाँ पर वर्कर काम करते हैं, ठीक है, वर्क प्लेस, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र जाएगा और वो देखेगा, वो देखते रहेगा कि हाँ सारे वर्कर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सही क्वालिटीज़ का गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, क्या वर्कर रेस्ट ले रहे हैं, मतलब अननेसेसरी ब्रेक ले रहे हैं, सही से काम तो कर रहे हैं कि नहीं। तो डायरेक्टली वहाँ जाके जो सुपरवाइज़र है वर्क प्लेस पे ही जाके वर्कर को देखते रहेगा, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि मैनेजर या फिर सुपरवाइज़र डायरेक्टली एम्प्लॉय को वॉच करता है, उसके वर्क को देखता है, ठीक है। तो ये हो जाता है ऑब्जर्वेशन में। तो पहला मेथड समझा, ऑब्जर्वेशन। सेकंड, रिपोर्ट्स।
अब रिपोर्ट्स क्या होता है, तो सेकंड मेथड क्या होता है, रिपोर्ट्स में क्या करते हैं ना, रिपोर्ट्स में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसमें क्या करता है मैनेजर ना, जो सारा चीज़, जो भी परफॉर्मेंस है या जो भी सेल्स है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। अलग अलग रिपोर्ट्स बन सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे केस में क्या था, 10,000 पेन अपन को बेचना था, तो ये ना डेली हर दिन जाके देखेगा कि हर दिन पेन एक्चुअली बिका कितना है। तो ऑन एन एवरेज 300 से 400 बिकना चाहिए डेली, तब तो हम 10,000 का वो गोल अचीव कर पाएंगे। तो ये क्या करेगा, डे 1 पे जाएगा और डे 1 पे पूछेगा सेल्स डिपार्टमेंट से कि भाई आज कितना पेन बिका, कौन कौन से कलर का बिका। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं कि हाँ इतना सेल्स हुआ है, इस दिन पे इतना हुआ है, दूसरे दिन पे इतना हुआ है, तीसरे दिन पे इतना हुआ है। तो डेली बना सकते हैं या वीकली बना सकते हैं। ऐसा रिपोर्ट्स हम बनाते हैं एक डॉक्यूमेंट्स में, एक रिटन फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट्स। ठीक है, ये सेल्स का भी हो सकता है, आपका क्वालिटीज़ का भी रिपोर्ट्स आप बना सकते हो। तो ये रिपोर्टिंग हो गया। थर्ड, सैम्पल चेकिंग क्या होता है। अब देखो सैम्पल चेकिंग में क्या होता है, अब इतना सारा पेन प्रोड्यूस हो रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारा पेन या बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब उस मैनेजर को सारा का सारा प्रोडक्ट चेक करना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है मैनेजर, जो भी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो जैसे 1000 एक दिन में पेन प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब मैनेजर जाएगा, इसमें से 50 कोई भी पेन रैंडमली उठाएगा और उसकी क्वालिटीज़ को देखेगा कि हाँ सही क्वालिटीज़ का है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं सैम्पल चेकिंग, कि कोई सैंपल लेके, जैसे ब्लड का सैंपल होता है, थोड़ी ना पूरा का पूरा ब्लड ही निकाल लेता है अपने से, एक सैंपल। तो उसी तरीके से क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट बना हुआ है तो उसमें से जैसे 1000 प्रोडक्ट बना हुआ है, तो उसमें से कोई भी 50 प्रोडक्ट रैंडमली उठाएंगे और उसको चेक कर लेंगे। तो ये होता है सैंपल चेकिंग। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करते हैं, किस क्वालिटीज़ का गुड है वो हम मेज़र करते हैं। ओके, एंड फोर्थ क्या है, रेशियो एनालिसिस। अब भाई रेशियो एनालिसिस क्या होता है, तो रेशियो एनालिसिस में मेनली हम क्या करते हैं, फिनेंशियल रेशियो को देखते हैं, देखते हैं। तो फिनेंशियल रेशियो क्या है, एज एन अपने अकाउंट्स में भी बहुत सारे फिनेंशियल रेशियो देखे होंगे, जैसे ROE हो गया, ठीक है, GP रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया। तो इस तरीके से हम रेशियोज बनाते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 1 लाख का सेल्स हुआ है, ठीक है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 10,000 का है। तो इस बेसिस पे क्या होगा, मान लो इस मंथ में हमने 1 लाख का सेल किया है और इस पे से 10,000 का हमने प्रॉफिट कमाया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये नेट प्रॉफिट 10,000 का कमाया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो रेशियो है ना, वो हमारा क्या है, 10% है। मतलब सेल का नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 10% हमारा सेल्स पे हमने कमाया है नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा फिनेंशियल, इसी तरीके से अलग अलग बहुत सारे रेशियोज़ हो सकता है, करंट रेशियोज़ हो सकता है। तो इसके बेसिस में हम क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। तो हमने मेथड देखा, जैसे ऑब्जर्वेशन, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स करके, सैम्पल चेकिंग, मतलब रैंडमली कोई भी 1000 में से 50-100 गुड्स चेक कर लिए, रेशियो एनालिसिस देखा, मतलब फिनेंशियल रेशियो को चेक करना। ये सब हम कर क्यों रहे, ये सब मेथड हम कर क्यों रहे, सो दैट हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। तो वापस हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स, कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टेप्स को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स हमने बोला कि भाई स्टैंडर्ड सेट करो। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया। तो स्टैंडर्ड क्या सेट किया था हम अपने केस में, कि 10,000 पेन अपन को बेचना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने मेज़र किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को बाई ऑब्जर्वेशन, रिपोर्ट, सैम्पल चेकिंग और रेशियो एनालिसिस। तो हमको ये पता चला कि भाई हमने मंथ के एंड पे, अप्रैल मंथ के एंड पे 9,000 ही पेन बेचा। ठीक है, ये पता चला। अब थर्ड स्टेप क्या है, अब थर्ड स्टेप में सिंपली हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। और यूँ बोले तो स्टेप 2 को स्टेप 1 से, मतलब हमने एक्चुअली कितना, मतलब सेल किया। अपने एग्जांपल में क्या था, हमारा स्टैंडर्ड था 10,000 पेन मेरे को बेचना है, 10,000 पेन मेरे को क्या करना है, बेचना है। बट एक्चुअल में हमने क्या किया, 9,000 पेन ही बेचा। तो इन दोनों को कंपेयर करते, तो कंपेयर करें तो क्या पता चला कि 1,000 पेन हमने नहीं बेचा, 1,000 पेन का कम ही रह गया। तो ये कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर जब हमने किया तो हमको क्या पता चलता है कि भाई 1,000 पेन हम नहीं बेच पाए, 1,000 पेन का क्या हो गया, डेविएशन हो गया। 1,000 पेन का क्या, डेविएशन हो गया। तो स्टेप 3 सिंपल क्या करेंगे, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे कंपेयर करेंगे और डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में
हम एनालाइज करेंगे डेविएशन, जो हमने स्टेप 3 में जो डेविएशन पाया अब उसको एनालाइज करेंगे कि भाई ये डेविएशन क्यों हुआ है हमारा। हमने तो कहा था कि भाई 10,000 पेन अपन को बेचना है बट 9,000 ही बिका, 1,000 क्यों नहीं बिका, इस चीज़ को एनालाइज करना। तो स्टेप 4 क्या बोलते हैं, एनालाइज डेविएशन। तो एनालाइज डेविएशन, तो इसके कई सारे काउजेज होते हैं, ठीक है, जैसे पुअर प्लानिंग, हमारा शायद प्लानिंग भी बेहतर ना हो, या फिर हम ऐसा स्टैंडर्ड सेट किए जो अनअचीवेबल हो, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ रिसोर्स, शायद हमारा रिसोर्स बेहतर ना हो, जैसे मान लो हमारे केस में सेल्स टीम जो है ना, सेल्स पर्सन जो होगा वो बेहतर नहीं होगा, वो बेहतर से कन्विंस नहीं कर पा रहा होगा क्लाइंट को, सो दैट हमारा पेन बिक नहीं पाया 1,000, ठीक है। तो और लैक ऑफ रिसोर्स में और क्या, शायद जो मशीन से प्रोड्यूस करे वो मशीन ही ख़राब हो, सो दैट क्वालिटीज़ हमारा पेन का ख़राब हो रहा हो, इसके कारण नहीं बिक पाया, तो ये हो जाता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये एम्प्लॉयज़ इफ़िशिएंसी, जो हमने बोला ना कि जो हमारा सेल्स टीम है, जो सेल्स मेंबर वो सही से काम नहीं कर रहे, यहाँ के लिए बेहतर है कि एम्प्लॉय इनएफिशिएंट हो, वो स्किल्ड नहीं हो, वो ट्रेंड नहीं हो, वो कन्विंस नहीं कर पा रहा हो क्लाइंट को, तो ये एम्प्लॉय इनएफिशिएंसी में आ जाएगा। लैक ऑफ रिसोर्स में हमने क्या किया, मशीन्स हमारा अगर ख़राब हो, मशीन्स बेहतर क्वालिटीज़ का गुड्स ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा मशीन्स के प्रॉब्लम के कारण, तो ये हो गया लैक ऑफ रिसोर्स। फिर एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर याद है हमने एक एग्जांपल लिया था कि पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं बट गवर्नमेंट आगे बोलती है कि भाई प्लास्टिक बैन, तो अब उस पर अपना कंट्रोल ही नहीं है, तो शायद बैन हो गया इसके कारण ही नहीं बिक पाया हो। तो डेविएशन के अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, तो हम डेविएशंस फाइंड करते हैं और डेविएशंस के रीज़न को एनालाइज करते हैं कि भाई क्यों डेविएशंस हुआ। तो हमने देखा कि पुअर प्लानिंग हो सकता है, रिसोर्स का कमी जैसे मशीन्स ख़राब हो सकता है, एम्प्लॉय इफिशिएंट मतलब जो सेल्स टीम है वो अनट्रेंड हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, सही से काम करना नहीं आता होगा, वो हो सकता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर जैसे गवर्नमेंट आके प्लास्टिक बैन कर दी, ठीक है। नाउ स्टेप 5 बोलता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब भाई एक्शन भी तो करेक्ट लेना पड़ेगा ना, कि ठीक है 1,000 गुड नहीं बिका, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट मंथ में ये गलती नहीं होना चाहिए। अब क्या, नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट बार ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बार हो गया तो हो गया, अब इस चीज़ को करेक्ट करेंगे, इस चीज़ को करेक्ट करेंगे। तो कैसे करेक्ट करेंगे प्रॉब्लम को, डेविएशंस को? सो ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़, मतलब हमने देखा कि हमारा डेविएशन जो है एम्प्लॉय इनएफिशिएंसी के कारण आया है। किसके कारण आया है? एम्प्लॉय इनएफिशिएंसी के कारण आया है। अगर तो हम क्या कर देंगे, ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉयज़ को। अगर जो सेल्स टीम है, जहाँ हमारे केस में क्या था एग्जांपल, 1,000 पे नहीं बेच पाया ड्यू टू कि वो इनएफिशिएंट था, वो स्किल्ड नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे कि हाँ पेन इस तरीके से बेचो, इस तरीके से आप कन्विंस करो क्लाइंट को। तो पहला ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर हम इंक्रीजिंग वर्कर्स, ऐसा भी तो हो सकता है शायद वर्कर्स हमारे केस में बहुत कम हो, वो ज़्यादा बेहतर से प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया हो, या फिर कम वर्कर था इसके कारण उन पे प्रेशर आ गया, सो दैट क्वालिटी अच्छा नहीं हो पाया, तो हम वर्कर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं हम, करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, जो डेविएशन आया उसको ठीक करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रैक्टिकल केस टू केस डिफर करता है। इसमें क्या हो सकता है, इंप्रूविंग मशीन, जैसे मान लो हमारा डेविएशन जो आ रहा है वो मान लो मशीन्स के ब्रेकडाउन के कारण, मतलब मशीन ख़राब हो गया जिसके कारण पेन का क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ, जिसके कारण बिक नहीं पाया, तो हम मशीन्स को इम्प्रूव करेंगे, उसको रिपेयर करवाएंगे, या तो नया मशीन्स ले लेंगे। या फिर रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड्स, हमने देखा ना कि हमने पुअर प्लानिंग कराया, और पुअर प्लानिंग में क्या किया कि भाई 50,000 पेन बेचना है, इस तरीके से जो अनअचीवेबल स्टैंडर्ड है वैसा सेट कर लिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड को। हम बोलेंगे नहीं 50,000 नहीं, 10 से 12,000 गुड्स बेचना है, कुछ इस तरीके से, जैसे 10,000 गुड्स बेचना है, तो हम रिवाइज कर सकते हैं स्टैंडर्ड को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो हमने ये स्टेप्स देखा। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि भाई हम सेट करते हैं परफॉर्मेंस को, मतलब सिंपली प्लान कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि हाँ भाई वो जो स्टैंडर्ड है और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने क्या किया है, फिर हम कंपेयर करते हैं जो भी हमारा परफॉर्मेंस सेट किए थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका हम कंपेयर करते हैं। फिर हम एनालाइज करते हैं डेविएशन, मान लो कोई भी डेविएशंस हुआ, जैसे हमारे केस में क्या था 10,000 पेन बेचना था बट 9,000 ही बिका, तो 1,000 का डेविएशन आया, एंड देन इस डेविएशन को हम करेक्ट करते हैं स्टेप 5 में, क्या, करेक्टिव एक्शंस लेके।